रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः। सेंट जेवियर्स विद्यालय के इस प्रांगण में उपस्थित विद्यालय परिवार के संजय पाठक जी विद्यालय के निदेशक हैं। संजय राय जी इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और मेरे साथ आए इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर रूपेंद्र जी, आप खड़े हो जाइए तो आपको देख लें लोग। डॉक्टर रूपेंद्र जी, इसलिए परिचय करा रहा हूं, बैठे। डॉक्टर रूपेंद्र जी आपके ही यहीं के रहने वाले हैं, जीयनपुर आर्यमगढ़ के, और वर्तमान समय में IIT BHU में आप प्रोफेसर हैं और जो राम कथा चल रही है उसके आयोजक हैं, और उन्हीं के कारण यह कार्यक्रम आज का हो रहा है। और श्री लक्ष्मी नारायण माथुर जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं और अध्यापक हैं आप। और प्रांगण में उपस्थित सभी विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाएं, वो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपका महत्वपूर्ण समय आपके क्लासरूम का समय, कोई ना कोई विषय आपको इस समय पढ़ाया जा रहा होता, वह समय आपका लिया गया है। तो वह समय आपका सार्थक हो, उपयोगी हो। कुछ बातें प्रारंभ में आपके डायरेक्टर सर बोल रहे थे, प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा। तो शिक्षा होती है, क्यों अंतर करना पड़ रहा है, ऐसा बोलकर इसको अलग क्यों करना पड़ रहा है कि ये प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ तो अंतर होगा जिसके कारण से ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ऐसा दिख रहा है कि ये कोई प्राचीन शिक्षा रही होगी और यह जो वर्तमान शिक्षा है जिसे आधुनिक शिक्षा कहते हैं, कुछ तो छूट रही है बातें आधुनिक शिक्षा में, कुछ मिसिंग है। क्या है, उसको सबको पकड़ना है, मिलके समझना है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो पीछे से आनी चाहिए, पीछे से यानी प्राचीन शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति से वो बातें आनी चाहिए, ताकि आधुनिक शिक्षा भी व्यक्ति को शिक्षित भी करे, व्यक्ति को साक्षर भी करे और एक श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण कर सके। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा की परिभाषा देते हुए यही कहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी के भीतर अथवा प्रत्येक मनुष्य के भीतर, उसके भीतर एक अंतर्निहित शक्तियां, आपके भीतर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, उसको प्रकट करना, उसकी पहचान करवा देना। आपके भीतर एक असीम ऊर्जा है, असीम क्षमता है, असीम सामर्थ्य है। वह ऊर्जा, वह सामर्थ्य, वह क्षमता आप पहचान लें, आप पहचान सकें,
वह भीतर की क्षमता को बाहर प्रकट करा दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा भी ठंड के मौसम में सूर्य तो प्रतिदिन उदित होता है, सूर्य उगेगा नहीं तो सृष्टि की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। लेकिन कई बार जब आकाश मंडल में मेघ छाए रहते हैं, बादल छाए रहते हैं, तो वह सूर्य कई बार दिखता नहीं है। तो ऐसे ही भीतर जो सूर्य है, क्षमता के रूप में, सामर्थ्य के रूप में, ऊर्जा के रूप में, वह बादलों ने ढक लिया है। उन बादलों को हटाने का काम शिक्षक करते हैं, गुरु करते हैं, और वो भीतर का सूर्य प्रकट होकर आपको भी आलोकित करता है, आपको भी प्रकाशित करता है, आपके परिवार को, आपके विद्यालय परिवार को, आपके जिले को, आपके प्रांत को, आपके देश को भी आलोकित करता है, साथ ही गौरवान्वित होने का भी अवसर देता है। इस कारण से दो शब्द आपको मैं बता रहा हूं। क्या अंतर है जिसकी चर्चा होती बार बार, गुरुकुल थे, आजकल गुरुकुल नहीं है, आधुनिक शिक्षा चल रही, क्या अंतर है? एक है लर्निंग और एक है अर्निंग। क्या है, क्या शब्द बोला? लर्निंग और अर्निंग। जरूरी दोनों है, जरूरी दोनों है, लर्निंग भी जरूरी है, अर्निंग भी जरूरी है। दुर्भाग्य से लर्निंग के समय अर्निंग सिखाना प्रारंभ कर दिया गया, लर्निंग के ही समय अर्निंग ये हम सबको सिखाना प्रारंभ कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ न लर्निंग ठीक से हुई और न अर्निंग ठीक से। इसलिए पहले लर्निंग करना है, पहले ठीक से पढ़ लेना है, ठीक से सीख लेना है। और प्रिय विद्यार्थियों, ये एक ऐसा समय आपके जीवन में है, इससे महत्वपूर्ण समय अब आपके जीवन में नहीं आए। इसको जो पहचान लेता है, इसको जो समझ लेता है, इन बातों का जिसको बोध हो जाता है, वही कोई महापुरुष हो जाता है, वही कोई वैज्ञानिक हो जाता है, अथवा तो वह भीड़ का हिस्सा बना रहता है और अपनी जीवन यात्रा को पूरी कर लेता है। लेकिन जिसने अपने इस आयु के महत्व को समझ लिया, वही कुछ श्रेष्ठ कर जाता है, वही कुछ अच्छा कर जाता है। इसलिए श्रेष्ठ और अच्छा करने में तीन बातें आपको मैं बता रहा हूं। इन तीन प्रक्रियाओं से यदि आप निकले अथवा आप समझ लिए कि इसमें कौन सी प्रक्रिया हमको चुन लेनी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मन में इच्छा सबके होती है। अभी बताया डायरेक्टर साहब ने, यहाँ के बच्चे एमबीबीएस किए, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अथवा कुछ बच्चे और भी कुछ कर रहे हैं। इच्छा सबकी होती है, हम भी डॉक्टर बने, हम भी इंजीनियर बने, हम भी वैज्ञानिक बने, हम भी शिक्षक बने, हम भी अच्छे खिलाड़ी बने, हम भी अच्छे कलाकार बने, ये सबकी इच्छा होती है। इच्छा मात्र कर लेने से कुछ नहीं होता, इच्छा मात्र प्रकट हो जाए इससे कुछ होता नहीं है। तो एक हिस्सा हुआ इच्छा करना, हमने इच्छा कर लिया, उससे कुछ नहीं होता। फिर होता किससे है? उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमने कुछ भी जो प्रयास शुरू कर दिया। हमको यहां से जाना है कहीं, मान लीजिए कहीं भी जाना है, इच्छा किए हैं कि मान लीजिए हमको लखनऊ जाना है। कहां जाना? लखनऊ। लखनऊ क्या है? प्रदेश की राजधानी। हमको लखनऊ जाना है, इससे हमने इच्छा की। लेकिन इच्छा करने से लखनऊ कोई पहुंच सकता है क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा? यात्रा प्रारंभ कर देनी होगी।
प्रक्रिया का दूसरा हिस्सा, दूसरा शब्द क्या मैंने बताया? यात्रा प्रारंभ। कई बार यह भी आपके लक्ष्य में हो सकता है उतनी सहायता न करे कि यात्रा प्रारंभ कर लेने से ही आप पहुंच जाए लक्ष्य। तो फिर आपका लक्ष्य मिल कब सकता है? एक हुई इच्छा, एक हुई उस कार्य में प्रवृत्ति प्रारंभ, और तीसरा शब्द आपके जीवन का सूत्र बनना चाहिए, वो है निश्चय। वो क्या है? निश्चय। वो है कमिटमेंट। वो है आपने संकल्प ले लिया कि नहीं, हमको पहुंचना ही। वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करा देती है, वो आपके लक्ष्य को दिला देती है। केवल इच्छा कर लेने से कुछ होता नहीं है। अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, बताइए आप सब, इस सृष्टि में परमात्मा ने कौन सी ऐसी वस्तु अथवा व्यवस्था दी है जो सबको समान रूप से वितरित है, प्राप्त है? क्या? विद्यालय सबको प्राप्त है। अच्छा, और आपस में हमसे बात करो, आपस में मत बात करो प्लीज। विद्या और हाँ, समय किसने बोला? किसने बोला? हाथ उठाओ जिसने बोला। अच्छा बोलने पर भी डरते क्या? फिर बोला तुमने, देख रही थी। अरे बोलो हमने देखा समय। तो क्या है बराबर सबको? सब बोलो, क्या बराबर मिला? समय। अब विचार करो, जो बात सबको बराबर मिली है उसका परिणाम भिन्न भिन्न क्यों है? उसका रिजल्ट अलग अलग क्यों है? अब इसको और सरलता से समझो। एक शिक्षक एक चैप्टर को सबको एक समान पढ़ाता है, तो परिणाम अलग अलग क्यों है? उसका रिजल्ट अलग अलग क्यों? पढ़ाने का तरीका एक है तो रिजल्ट एक होना चाहिए। तो रिजल्ट एक इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़ने का तरीका अलग अलग है। पढ़ने का तरीका अलग अलग है। आपको और सुनाऊं, सरल करूं तो आपको और मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक बच्चा एक MBA कॉलेज के गेट पे खड़ा था, जैसे आपका गेट लगा है सेंट जेवियर्स का। अरे देखो, नहीं तो रोज आते जाते हैं, उसमें क्या है? अच्छा, तो रोज उसी गेट से आते उसी से जाते हो। अभी मैंने कहा गेट लगा, समझते तो खड़ा था वहां पर, उसको एडमिशन लेना था MBA के कॉलेज में। उसने वहां के प्यून से, जो चौकीदार था, उससे पूछा कि ये बताओ ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है, मतलब इसमें पढ़ाई अच्छी होती कि नहीं? तो प्यून ने कहा नहीं बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कैसे? कहीं हमने भी MBA यहीं से किया था। क्या किया? वो MBA वहीं से किया था भाई, जिस कॉलेज में वो गेट पे चौकीदार है। तो उस कॉलेज में बहुत सारे लोग पढ़े होंगे जो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवा दे रहे होंगे। वैसे उसमें भी एक सकारात्मकता निकाल लेना चाहिए। एक पॉजिटिव बात उसमें भी ये है कि मतलब सबसे वर्स्ट पोजीशन में भी एक चौकीदार तो हम बन ही जाए, ये उसमें से भी एक सकारात्मक मार्ग निकाल लेना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का जो तात्पर्य है, कई बार वो इस अवस्था में नहीं समझ में आता है। मैं जानता हूं, मैं इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूं। इस अवस्था में ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ये बातें समझ में कम आती हैं। लेकिन जब समझ में आती है तब समय नहीं रहता। समझ में आती सबके बाद, ऐसा नहीं कि आपको कभी नहीं समझ में आएगा। आएगा तो कदाचित तब आ सकता है जब आपको अपने बच्चे को बताना पड़ेगा कि बेटा समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर आप यदि रिकॉल करेंगे कि हमसे भी तो किसी ने कहा था समय महत्वपूर्ण होता है, तब तो हमने नहीं इस बात को। इसलिए वो जो पढ़ने का तरीका है, अथवा सामान्य जीवन जीने वाले के पास 24 घंटे और पूरी देश को जो चला रहा है
पूरे प्रदेश को जो चला रहा, तो पूरे विद्यालय को जो चला रहा, उसके पास कितने समय? 24 घंटे। अब वह जो उसके टाइम का जो मैनेजमेंट है, उसके समय का जो सदुपयोग है, उसके समय की जो सार्थकता, उसका जो संयोजन है, जो उसका नियोजन है, जो उसकी उसका प्लान वो बड़ा व्यवस्थित है। इस कारण से हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, एक तो आप बहुत महत्वपूर्ण यूनिट हो। कई बार हमको लगता नहीं है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार हमको लगता है नहीं, हम भीड़ के हिस्से हैं। तो आप भीड़ के हिस्से नहीं हो, आप बहुत महत्वपूर्ण हो, और अपने इस महत्व को समझिए। आप स्वयं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपने विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने उस महत्व को पहचान कर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी सजगता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ प्रवृत्त हो जाइए। कोई धरती पर ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बन सके, आपको रोक सके। और यदि कोई बाधा है तो हम स्वयं हैं बाधा। वास्तव में यदि कोई बाधा है तो हम स्वयं बाधक हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त न करने के लिए, उस परिणाम को न प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जो डाइवर्जन है हमारे जीवन में, चल रहे हैं सीधे, कुछ दिख गया उधर मुड़ गए, बस नहीं मुड़े होते तो आप अपने लक्ष्य को पहुंच गए होते, प्राप्त कर लेते। तो ऐसे जीवन में अनेक डाइवर्जेंस, उन डाइवर्जेंस से बचते हुए, वो जो विभिन्न मार्ग आपको दिखते रहते हैं, उनसे बचते हुए आपको अपने लक्ष्य को साधना है। आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है, और इस लक्ष्य के साधने में भी कुछ बातें आपको बड़ी सावधानी से समझनी चाहिए। कई बार समझ में नहीं आती है, उसका उल्लेख अभी कर रहे थे। आपके जीवन में बड़ा योगदान है आपके माता पिता का, कई बार समझ में नहीं आती है। जब हम उनको कई बार इग्नोर करते हैं, अथवा कई बार जब उनको हम कठोर शब्द बोलते हैं, अथवा कई बार जब हम अपने माता पिता को ही समझाना चाहते हैं, तब ये बात हम भूल जाते हैं कि हम किसके कारण हैं। कारण और कार्य दोनों अलग अलग होता है ना। कारण क्या है? मिट्टी। और कार्य क्या है? घड़ा। समझिए, मिट्टी क्या है? कारण। घड़ा क्या है? कार्य। धागा क्या है? कारण। कपड़ा क्या है? कार्य। माता पिता कौन है? कारण। कार्य कौन है? तो कारण महत्वपूर्ण होता है, कार्य महत्वपूर्ण उतना नहीं होता है। हम माता पिता और गुरु, इनकी बातों को यदि वास्तव में इस रूप में समझे कि ये जो बोल रहे हैं, ये केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारे निर्माण के लिए बोल रहे हैं। हमारा श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण हो, श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण हो, ये बातें भी हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और जिस भारत के तक्षशिला और नालंदा की चर्चा अभी कर रहे थे डायरेक्टर साहब, वो तक्षशिला और नालंदा इसलिए 6 महीने तक उसके पुस्तकालय जलते रहे क्योंकि हमारे पास शास्त्रों के रूप में ज्ञान की अमूल्य बहुमूल्य निधियां थी। 6 महीने कोई पुस्तकालय जले, प्रिय विद्यार्थियों आप कल्पना करिए उसके भीतर कितने पुस्तक रहे। 6 महीने तक। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये विदेशी इतिहासकारों ने भी इसको लिखा। हम अपनी प्रशंसा के लिए कई बार ठीक है हम कह सकते, विदेशी इतिहासकारों ने लिखा है, चीन के इतिहासकारों ने इस बात को लिखा है, जो अपने धुर विरोधी मानने जाते हैं, जो हमारे देश की उन्नति को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं, उनके इतिहासकारों ने लिखा है 6 महीने तक चलते हैं। तो हम बड़े धनी लोग हैं, हम बड़े समृद्ध लोग हैं, हमारी परंपरा बड़ी उन्नत है,
हम बड़ी श्रेष्ठ परंपरा के थे। उनका भी हमको समय समय पर भान होता रहे। और जब सब श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क ये है, श्रेष्ठ बनने की कोई टेबलेट नहीं आती है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई टेबलेट खा लें और आप कोई सिरिंज लगवा लें, कोई सुई लगवा लें तो आप टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। और कोई बताए तो मानना भी नहीं, ऐसा होता कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं, आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ कर लें तो कुछ नहीं। उस श्रेष्ठता को प्राप्त किए हुए लोगों को आपको अपने जीवन में स्थान देना होगा। जिसको भी आप अपना श्रेष्ठ आदर्श आइडियल मानते हैं, उनको अपनी दिनचर्या में, उनको अपने जीवन में स्थान देना होगा। किनको मानते हैं ये आपका विषय है। ये चूंकि लंबी चर्चा हो जाएगी, उतना समय नहीं है। किनको मानते हैं हम श्रेष्ठ? आपके जीवन में 10-20 नाम ऐसे आएंगे जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, आदर्श मानते हैं कि ऐसा हम भी बने, अथवा इनके गुण हमको प्रभावित करते हैं, इनका जीवन हमको प्रभावित करता है। जैसे आपको एक नाम मैं लूं, इस देश में एक राष्ट्रपति हुए जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। कौन थे? एपीजे। पूरा नाम कौन बता सकता है? यारे सब मिल के बोलोगे तो सब मिक्स आवाज आएगी। एक कोई बताओ पूरा नाम, किनको पता है? हाँ, आपस में बात करो, नकल कर लो। हाँ बताओ। चलो वो गुड़िया खड़ी होगी, अब तुम बोलो। बेटा नहीं, वही बस आओ सुन लिया। एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम। बैठ। आपको पता है कि उनके जीवन की प्रारंभिक घटना, उनके जीवन की प्रारंभिक घटना ये है, उसकी चर्चा किया था डायरेक्टर साहब ने, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। एक तो ये सिर उठा के बैठो भाई, ये बच्चों क्यों सिर झुका के बैठे? क्यों सिर झुका के बैठे? कोई तुमने गलत काम किया क्या? क्यों सिर झुकाए? अरे सिर सीधा करके बैठो यार, हैं? गर्दन कट सकती, गर्दन झुकती नहीं है। हाँ भाई, विटामिन डी मिल रहा है, डॉक्टर इसी को बताते हैं, दवाई खाना पड़ता। कोरोना में बहुत लोग धूप लेना चाह रहे थे, धूप बढ़िया मिल रहा, तुम अपनी गर्दन ऐसे की वैसे। तुम्हारा बस चले तो लेट जाओ तुम। उसकी चर्चा किया अभी कि डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। उसका हिंदी शब्द है अवसाद में लोग चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम आत्महत्या करने जा रहे थे, क्योंकि वो जो बनना चाहते थे बन नहीं पाए। ऐसी हमारे जीवन में भी अनेक बार ऐसे अवसर आएंगे, आ जाते हैं। हम जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते, हमको सफलता नहीं मिल पाती है। तो सफलता नहीं मिल पाने का अर्थ ये नहीं है कि आप एकदम असफल हो गए। विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि एकदम असफलता किसे कहते हैं, कि बस अब लास्ट, अब एंड, अब कुछ नहीं हो सकता। कहे जब तक व्यक्ति अपने उस विश्वास को न खो दे कि दोबारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तब तक वह व्यक्ति सफल हो सकता है। जब तक उस विश्वास को नहीं खो देता है, उस विश्वास के सहारे हम दोबारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तब तक वह असफल नहीं है, तब तक वह सफलता प्राप्त कर सकता है। वो विश्वास, आपको पता है वो सेना में जाना चाहते थे। अगर आपने पढ़ा हो कलाम को ठीक से, कहां जाना चाहते थे? सेना। नहीं गए, नहीं जा पाए। तो नहीं जा पाए तो हार के आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन तभी शायद उनको गीता का उपदेश याद आ गया होगा। शायद वो भगवान कृष्ण की वाणी उनको याद आई, इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते थे, प्रतिदिन पढ़ते थे श्रीमद् भगवत गीता। उनको लगा कि नहीं, असफलता का अर्थ यह नहीं है,
असफलता का अर्थ क्या है, तो उन्होंने विचार किया कि परमात्मा मुझसे कोई और श्रेष्ठ काम लेना चाहता है। यदि असफलता को आपने लर्निंग के रूप में लिया, असफलता को, जीवन की हार को आपने सीख के रूप में लिया, अपनी अपूर्णता को, अपने अपरिणाम को, अपने कुपरिणाम को, दुष्परिणाम को यदि आपने वास्तव में अवसर के रूप में लिया, सीख के रूप में लिया, तो जो एनडीए में नहीं जा पाया, जो सेना में नहीं जा पाया, जो आत्महत्या करने जा रहा था, वो देश और दुनिया का मिसाइल मैन बना और भारत का राष्ट्रपति बना। उसने ये पहचान लिया कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बाधाएं आती सबके जीवन में, जिसके जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, और मैं आपको फिर से स्पष्ट करता हूं, जिसके जीवन में बिना बाधाएं आए वह कुछ प्राप्त कर लिया, वो कभी महापुरुष नहीं बना, कभी इतिहास का पुरुष नहीं बना, कभी आप उसको, उसकी श्रेष्ठता की पहचान हो ही नहीं सकती है। जिसको सब कुछ विरासत या परंपरा में प्राप्त है, जिसने बिना किसी संघर्ष के, बिना परिश्रम के, बिना कठोर परिशीलन अनुशीलन के, बिना संघर्षों की यात्रा की हुई जिसने जो प्राप्त किया है। महत्वपूर्ण श्रेष्ठता का मापक क्या है? श्रेष्ठता का मापक है कि वह संघर्ष जिस कारण से आप श्रेष्ठ बन सके, वही उसका मापक है। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक आता है, संस्कृत हो सकता है आप बहुत न पढ़ते हो, पढ़ते हैं? नहीं, एकदम नहीं पढ़ते, जीरो, पढ़ाई नहीं जाता। यही दुर्भाग्य है इस देश का, यही दुर्भाग्य है इस देश का कि संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि दुनिया के लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। तुमने बोला जरूर सौभाग्य है, लेकिन तुमको ये पता नहीं है कि जर्मनी में भी संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वालों की वैकेंसी निकलती है। ठीक है, क्या पढ़ने पढ़ाने के लिए? संस्कृत पढ़ने के लिए। क्यों? क्यों? इतनी वैज्ञानिक भाषा दुनिया में कोई है नहीं। वो आपने अंग्रेजों को देखा है, वो भारत में आके चोटी रख के, धोती पहन के वो पागलों की तरह नाच रहे हैं। वो क्या सीखने आए? क्या नहीं था उनके पास? क्यों पागल बने नाच रहे हैं? क्यों नाच रहे? क्योंकि उनको पता है, उनको ये पता है जो हम लोगों को नहीं पता चल पाया, कि जो कुछ हम सीखे वो सब अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है। तो हम कंप्लीट के पास चलना चाहें। सबसे वैज्ञानिक भाषा, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं। नासा में संस्कृत के लोगों की भर्ती हो रही है। अब तुमको नहीं पता इसलिए मैं बता रहा हूं, ताकि तुमको महत्व पता चले। तुम पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारा विषय है, वो ये शिक्षा जगत के लोग विचार करें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। नासा में भर्ती हो रही, मुझे दुनिया में पढ़ाने का अवसर मिला। मैं पढ़ा गया नहीं, एक अलग बात है, मुझे पढ़ाने का अवसर मिला। जाइए आप हॉलैंड में पढ़ाइए। हाँ, मेरे पास आज भी नियुक्ति पत्र है, मैं आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए कई बार समझ में नहीं आती बातें। मुझे संस्कृत पढ़ाने के लिए हॉलैंड में मुझे नौकरी मिली प्रोफेसर। अब मुझे करना नहीं था, वो मेरा विषय है, वो मेरी चॉइस है। संस्कृत पढ़ाने के लिए कई लाख तनख्वाह मिल रही थी उस समय, 10, 12, 15 साल पहले। इस समय तो बहुत पैसा मैं कमाता। उस कंप्लीट भाषा, उसके उदाहरण में बहुत सारे दे सकता हूं, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये बतलाना था कि उन शास्त्रों में वो विद्याएं छुपी हुई हैं, उन शास्त्रों में वो विद्याएं छुपी। नहीं पढ़ाया जाता है संस्कृत, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का वो अभ्यास छूट गया, वो लर्निंग खत्म हो गई, अर्निंग। माता पिता भी यही और गुरु भी यही चाहते हैं, बेटा खूब कमावे, खूब कमावे, खूब कमावे। और खूब कमा के बाद बेटा माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दे। संस्कृत पढ़ने वाला नहीं भेज सकता,
बहुत दावे के साथ बोल रहा हूं, संस्कृत पढ़ने वाला अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेज, वहां पर कुछ सिखाया नहीं ऐसा जाता है कि वो वृद्धाश्रम में भेज सके, वो हमारे यहाँ सिखाया नहीं जाता है ना। हमारे यहाँ तो माता पिता को भगवान मानकर उसकी सेवा करने की शिक्षा दी जाती है, तो उसको कैसे, उसको वृद्धाश्रम में कैसे भेजा जा सकता है? भेजा नहीं जा सकता। तो संस्कृत के उस श्लोक की चर्चा मैं कर रहा था, और संस्कृत पढ़ने वालों की मेधा बहुत तेज होती है, इसलिए मैंने आपसे कहा संस्कृत पढ़ने वालों की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है, उनकी मेमोरी। हमसे बहुत विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, अरे कैसे वो कुछ याद नहीं रहता, इसलिए नहीं आया, संस्कृत पढ़ाई नहीं गई, कभी श्लोक रटाई नहीं गए, कभी वेद के मंत्र सिखाई नहीं गए, मेधा शून्य हो गई। कोई अभी मैं आपसे पूछूं जोड़ने के लिए, आप तुरंत मोबाइल निकाल के कैलकुलेटर करोगे। पहले के लोग कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करते थे, उनकी मेधा पर काम किया जाता था, उनकी इंस्ट्रूमेंट पर आधारित नहीं किया जाता था, उनको किसी मशीन पर आश्रित नहीं किया जाता था। उनके ब्रेन को हम क्यों कुछ नहीं समझ सीख पाते, क्यों हमको बहुत समय लगता है? क्योंकि हमारे ब्रेन का उपयोग नहीं किया जाता, हमारे बुद्धि मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया जाता, हमको मशीन पर आधारित किया गया। इस कारण से हमारी मेधा भी समाप्त है। तो असफलता वाले विषय पर मैं जो संस्कृत का श्लोक सुना रहा हूं उसको सुनिए, और फिर आपको जीवन का एक उद्देश्य, एक मंत्र मिलेगा जो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना देता है, एक हारने वाले व्यक्ति को देश का सबसे महान व्यक्ति बना देता है, दुनिया का महान व्यक्ति बना देता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। अर्थ में स्पष्ट कर दूं, क्यों सुनाना चाहता था इस श्लोक। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, तीन कैटेगरी की गई है मनुष्य की। कितनी कैटेगरी? तीन, एक नीच, एक मध्यम, एक उत्तम। एक एकदम लोअर कैटेगरी, एक मीडियम कैटेगरी और एक सुपीरियर कैटेगरी। तो नीच कौन है? नीच वो है जो काम शुरू ही नहीं करता, काम प्रारंभ ही नहीं करता। क्यों? इसलिए नहीं करता क्योंकि विघ्न आएगा, बाधा आएगी, बहुत हर्डल्स, बड़ी बाधाएं हैं। उन बाधाओं की कल्पना करके वो काम प्रारंभ ही नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? नीच। नीच माने सबसे अधम कैटेगरी है, सबसे लोअर कैटेगरी। दूसरा कौन है? दूसरा वो है प्रारंभ तो कर देता है, प्रारंभ कर देता है, लेकिन विरमन्ति मध्या, बीच में ही छोड़ देता। क्यों? बाधा आ गई, बाधा आ गई, पार नहीं करेंगे। वो कौन है? मध्यम, मीडियम कैटेगरी। और तीसरा कौन है? उत्तम। वो क्या करता है? विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, बार बार विघ्न आते, बार बार आते, बार बार लड़ता है, बार बार जूझता है, बार बार ठोकरें खाता है, बार बार उठता है, बार बार सीखता है, और सीखने की यह प्रक्रिया उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। उसी को श्रेष्ठ कहा गया है, उसी को उत्तम कहा गया है। और प्रिय विद्यार्थियों, जिसने सीखना बंद कर दिया वो मनुष्य नहीं है, वो जिंदा तो है लेकिन जिंदा लाश है। जिसने सीखना बंद कर दिया वो कौन है? जिंदा लाश। और जो सीखते रहा जीवन के अंतिम क्षण तक, वही वास्तव में जिंदा है। तो अपनी यह महत्वपूर्ण अवस्था को आप समझिए। आप बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं, आपके भीतर वो सारी शक्तियां विद्यमान हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने अभिभावकों के माध्यम से, अपने माता पिता, अपने सहयोगियों के, अपने मित्रों के माध्यम से, और उस श्रेष्ठता को पहचानते हुए, अपने उस महत्व को पहचानते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। आपने हमको धैर्य से सुना, कुछ समझा, आपने हमको बुलाया, इस कारण से आप सबको, पूरे विद्यालय परिवार को और प्रिय विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं, मेरा आभार। आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करिए, ऐसी आप सबके प्रति मंगल कामना। अब 2-3
विद्यार्थियों के मन में यदि कोई प्रश्न आया हो, उन प्रश्नों को मैं आपसे सुनकर उसका उत्तर देने का ऐसा कुछ प्रयास करूंगा, लेकिन 2 से 3 विद्यार्थियों का बस, उससे ज्यादा समय चूंकि अब नहीं है। तो जिनके मन में कोई प्रश्न उठाओ वो जल्दी से हाथ उठा दें, जल्दी से उनको माइक दे दो और उनके प्रश्न हम सुन लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि नाम बता दो। श्रेय पाठक। श्रेय, हाँ ठीक। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि कार्य इम्पोर्टेंट होता है, कारण नहीं होता है। तो सर जैसे अगर मान लीजिए कोई फ़ोन बन रहा है तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है तो वो तो उससे मतलब आवश्यक कम कॉस्ट होता है, लेकिन जो फ़ोन बनता है उसका तो ज़्यादा कॉस्ट होता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो आपका प्रश्न, वो उस प्रश्न का शब्द, उस विषय का शब्द नहीं पकड़ना था, वो भाव का प्रश्न विषय था। वो शब्द पकड़ने का प्रश्न नहीं था। रॉ मटेरियल की कास्ट कम होती है, लेकिन बिना रॉ मटेरियल के महंगी वस्तु नहीं बन सकती है। आपके क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। बिना रॉ मटेरियल के कोई महत्वपूर्ण वस्तु बनेगी कैसे? नहीं बन सकती है। वो विषय केवल इतना समझाने का था कि रॉ मटेरियल को समझिए, उसके महत्व को समझिए। हम बहुत मोबाइल हमारे हाथ में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल जिन वस्तुओं से बना उसका महत्व भूल जाए। कुल कहने का अर्थ ये था, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी या ये जो मर्सिडीज गाड़ी आती है, ये करोड़ों की गाड़ी है। कितने की? करोड़ों की, लेकिन 10-20 हजार रुपए के टायर पे ही चलती है। कितने पे चलती है? 20,000 का भी शायद टायर ना आता, उसका कम। मेरा प्रश्न, जो मेरा विचार है, जो मेरा कहने का मतलब था, मतलब ये था उसके महत्व को समझिए। कई बार हम जब महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, हम श्रेष्ठ हो जाते हैं, हम किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं, तो हम पीछे वाले कारण को भूल जाते हैं, उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, उसकी अवहेलना करने लगते हैं। मेरा अर्थ यह एकदम नहीं है कि कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कारण की उपेक्षा करके नहीं, कारण के उसके प्रेस्टीज को उसको लोअरिंग डाउन नहीं करना है, उसकी प्रतिष्ठा को घटाना नहीं है। ये मेरे कहने का भाव था। मेरे कहने का भाव यह नहीं है कि रॉ मटेरियल को ज्यादा महत्व देना, ज्यादा महत्व नहीं देना, महत्व देना है, उसके महत्व को समझना है, अपने दिमाग में ये बना के रखना है कि नहीं, हमारे जीवन के निर्माण में हमारे माता पिता का त्याग बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझे जो दिखने में संसार में आ रहा है, उन बातों को आपके हृदय में अभी से पिरोने के लिए मैं ये बात बोला हूँ। मुझे जो दिखने में, संसार भर में मैं जाता हूँ, यात्रा करता हूँ देश दुनिया में, इस कारण से जो दिखने में आ रहा, जो कठिनाई, जो समस्या, तो डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम है डायग्नोस करना। अच्छा डॉक्टर वही होता है जो रोग को डायग्नोस, दवाई दे देना डॉक्टर अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा डॉक्टर वो है जो रोग को डायग्नोस ठीक से करे, उसका परीक्षण ठीक से करे। उस परीक्षण के आधार पर मैंने वह विषय आपसे निवेदन किया था। ठीक। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि माता पिता क्यों ये सोचते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे हम कमा सकते हैं पैसे? क्यों सोचते हैं? तो चूंकि जो दिखता है वही सोचते हैं, वही दिख रहा है लोगों को, वही दिख रहा है कि पढ़ लिख लोगे तो ये पैसे कमा लोगे। महत्वपूर्ण पैसा कमाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अर्थयुग है, बिना अर्थ के कुछ चलता नहीं, बिना पैसे के कुछ चलता नहीं। पैसा नहीं होगा कैसे पढ़ोगे, पैसा नहीं होगा कैसे पहनोगे, पैसा नहीं होगा कैसे खाओगे। महत्वपूर्ण ये है। माता पिता गलत नहीं सोचते, माता पिता इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनको समाज में यही इस समय दिख रहा है कि सारी शिक्षा का हेतु क्या है? वो है पैसा, पैसा, पैसा। अभी वो दिखना जब बंद होगा, शुरू हुआ है बंद, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बंद होना प्रारंभ हुआ है। महत्वपूर्ण है क्यों पढ़ना, ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए। माता पिता को कन्विंस करने का प्रयास न किया जाए, हम स्वयं कन्विंस हों हमको इस शिक्षा का प्रयोग कहाँ करना है। माता पिता देखो, आपको एक बात मत करो प्लीज, स्पष्ट कर दो। एक जनरेशन गैप जो होता है उसमें मेंटल स्टेटस डिफरेंट होता है। अनावश्यक प्रयत्न नहीं करना चाहिए माता पिता को कन्विंस करने। उनसे आशीर्वाद लीजिए, अपनी बात बता दीजिए, आप स्वयं से अपना कैलकुलेशन करिए, अपनी डिजाइन करिए। शिक्षा और पैसा दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बिना शिक्षा के भी इस देश में पैसा लोग कमाए हैं नहीं।
भाई अनपढ़ व्यक्ति भी तो पैसा तो कमा लेता है। पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, वो शिक्षा महत्वपूर्ण है। पैसा कमा लेना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं। जो भी धरती पर आया, जिसके भी पेट है उसका तो पेट भरेगा ही, कैसे भी भरे। तो वो पेट भरना ही कमाना है। पेट, उसको कमाने का अर्थ पैसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कोई सूखी रोटी खा के करेगा, कोई पूरी पराठा खा के पेट भरेगा, अंततः पेट भरेगा। महत्वपूर्ण है हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, हमारी शिक्षा का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, ये आपको सोचना। और किसी के प्रश्न? प्रश्न पूछना भी सामान्य बात थोड़ी है। नाम और क्लास बता दें। प्रणाम, मेरा नाम सृजल द्विवेदी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें डर बहुत लगता है, तो हम डर से कैसे बचे? अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न, इनके लिए ताली बजाओ। वैसे तो तुम ये मानना छोड़ दो तुमको डर लगता है, क्योंकि इतने विद्यार्थियों में तुम निर्भीक होकर प्रश्न पूछ रही हो, इसका मतलब तुम्हें डर नहीं लगता। पहले यही मानना शुरू कर दो, आज से तुम्हारा डर कहाँ। इतने लोग अभी सोच रहे क्या करें क्या करें क्या करें, और तुमने निडर होकर बहुत ही प्रवाह में आपने अपना प्रश्न पूछा। मान लेना ही डर का कारण है। मैं डरपोक हूँ, ये मान लेना ही डर का कारण है। और जिस दिन ये मान लिए हम डरपोक नहीं हैं, हमको दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यवस्था डरा नहीं सकती। देखो आपको घटना सुनाऊं, स्वामी विवेकानंद जी एक बार भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, एक कुत्ता उनको बार बार भौंक रहा था। वैसे मुझको भी भौंकता तो मैं भी डरता हूँ वैसे, तो वो भी ऐसे ऐसे डर रहे थे। अब कुत्ता किसी को भी भौंकेगा तो डरेगा, तो वो भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब अच्छा, कुत्ते तो भौंकते तो है ही हैं, लेकिन मैंने भी अनुभव किया है, भौंकते उसी को जो ज्यादा ऐसे ऐसे करे, जो ज्यादा डरता। और तो एक साधु देख रहा था, विवेकानंद जी डर रहे हैं, कुत्ता डरा रहा उनको। साधु ने कहा, ए सन्यासी, नाम तो जानते नहीं तो सड़क पे कौन, विवेकानंद माथे पे तो लिखा नहीं विवेकानंद है। ए साधु, डरो मत, पीछे घूर के डपटो। और जब कुत्तों के पीछे विवेकानंद जी ने घूर की, तुमने प्रसाद, कुत्ते पीछे भाग। वही कुत्ते जो भौंक रहे थे, जो परेशान कर रहे थे, वो पीछे भाग गए, वही जो डरा रहे थे। तो हम अपनी मन स्थिति ऐसे तैयार करें कि हम डरपोक नहीं हैं। जब ये मान लेंगे, देखो हमसे लोग उदाहरण से प्रत्यक्ष, इस ठंडी में कितना कपड़ा पहन के कोई है क्या यहाँ जितना मैं पहना हूं? नहीं। क्यों? कोई कहता आपको ठंडी नहीं लगती क्या? नहीं, ठंडी है, हम मान लिए हमको नहीं लगती, इसलिए नहीं लगती। हमने मान लिया हमको नहीं लगती है। पूरी ठंडी बीत गई, लोग घर से नहीं निकले, रजाई से नहीं निकले, मैं ऐसे ही घूम रहा था, पूरे देश में कथा कर रहा हूं, एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया ठंडी में। हम मान लेते हैं जब हम डरपोक नहीं है, हम उन पूर्वजों की संतान है जिस छोटे से बालक ने शेर का मुख फाड़ के उसके दांत गिन लिए, उस भरत की हम सब संतानें हैं, इसलिए हमको डर नहीं लगना। ठीक, थैंक यू।